सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यार आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू बेस्ड होंगे यूएन क्लॉज के ऊपर, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज। आई होप आपको ये पता होगा। अगर आपने अनक्लॉज वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है, अनक्लॉज के बारे में या लॉ ऑफ सीज जिसे हम बोलते हैं उसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी है पूरी इंटरनेशनल लॉ की मैंने बनाई हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। आज हम इसमें जो क्वेश्चंस उठाने वाले हैं वो यूएन क्लॉज के होंगे, अनक्लॉज के होंगे। तो इससे रिलेटेड देखो, अगर आपने वीडियो देख ली बहुत अच्छी बात है। वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप ये क्वेश्चन वाली वीडियोज़ देखिए, आपको पता चलेगा कि इससे किस किस वैरायटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। और ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ एमसीक्यू ही एग्ज़ाम में आएंगे, ये आपके किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जैसे कि अगर आपको रिटन आंसर लिखना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको वहाँ से हिंट मिल जाती है एमसीक्यू क्वेश्चन से। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आप इसको पूरा देख लीजिए, उसके बाद भी आप यूएन क्लॉज की जो मैंने पूरी डिटेल वीडियो बताई है कि लॉ ऑफ सीज कैसे काम करता है इंटरनेशनली, वो आप देख सकते हैं बाद में। और अगर आप देख चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी रिवीजन हो जाएगी और आपको क्वेश्चंस का पैटर्न पता चल जाएगा। तो चलिए यार फटाफट से 30 क्वेश्चन है, टॉप 30 क्वेश्चन है। आपको पहले गेस करना है कि अपना क्या होना चाहिए आंसर। मैं तो फ्लो में आपको आंसर बताता ही रहूँगा, ठीक है। तो यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज वॉज एडॉप्टेड ऑन, कब इसको एडॉप्ट किया गया। एडॉप्ट मतलब अपनाया कब गया, तो इसका आंसर गेस कर लीजिए। 1982 में, ये 1982 में इसको क्या किया, एडॉप्ट किया है। अभी ये इन फोर्स नहीं आया है, सिर्फ एडॉप्ट कर लिया, नेशंस ने प्लानिंग करी, ठीक है। अब ये किसके बाद आया था सब चीज़ें आपको पता चलेगी, पर अभी आप समझिए कि एडॉप्ट कब है, 1982 में। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि यूएन क्लॉज वाज एडॉप्टेड ऑन 10th of December 1982 एट मोंटेगियो बे, जमाइका, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड इज यूएन क्लॉज एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन, आपने इसको अडॉप्ट कर लिया है। अब इन फोर्स कब आया है, तो इन फोर्स आया है 1994 में। कितने साल बाद, 12 साल बाद। क्यों आया है, क्योंकि इसमें एक कंडीशन रखी गई थी कि जब तक कम से कम 60 कंट्रीज़ इसको रेटिफाई नहीं कर देती तब तक ये इन्फोर्स नहीं आएगा। और उतना करने में कितना टाइम लग गया, 12 साल। तो इट केम इनटू फोर्स ऑन 16th of November 1994, 1 year आफ्टर द 60th रेटिफिकेशन। तो ये हो गया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, आप किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते हो। बेसिक से लेकर एडवांस के सारे क्वेश्चन इसमें कवर मैंने करे हैं, ठीक है। तो नाउ अनक्लॉज इज ऑफन कॉल्ड एज, इसको और क्या कहा जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ओशियन कहते हैं, चार्टर ऑफ द सीज कहते हैं, ओशियनिक कोड कहते हैं, मैरीटाइम डॉक्ट्रिन कहते हैं। तो देखो लास्ट के दो तो आप वैसे ही इन्हें हटा दोगे क्योंकि इससे कोई लिंक नहीं है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ओशियन है या फिर चार्टर ऑफ द सीज है, तो इसका जो बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट आंसर बनता है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ओशियन। क्योंकि समुद्र में कुछ भी कैसे होगा कौन बताएगा, यूएन क्लॉज, ठीक है ना। इंटरनेशनली अगर एक कंट्री की बाउंड्री खत्म हुई, लैंड बाउंड्री खत्म हुई, ओशियन शुरू हुआ, अब ओशियन में कैसे लॉज लगेंगे, कौन डील करेगा, किस कंट्री का कितना हिस्सा है, कौन बताता है, सारी चीज़ें किस में लिखी है, अनक्लॉज में। तो इसीलिए ये मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर आपने अनक्लॉज की वीडियो नहीं देखी है, मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, वो शायद आधे घंटे से ऊपर की वीडियो है। उसके बाद आपको इसमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा, यूएन क्लॉज लॉ ऑफ सीज आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। चाहे एलएलबी, एलएलएम, यूपीएससी या फिर जुडिशियरी, किसी भी आपके कोर्स में इंटरनेशनल लॉ है तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब थोड़ा सा तेज चलते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स डज यूएन क्लॉज हैव, इसके कितने पार्ट्स हैं, जिसे हम बोलते हैं मतलब कितनी इसको अलग अलग चैप्टर्स बोले पर इसमें पार्ट्स बोला गया है, कितने पार्ट्स में से डिवाइड किया गया है। तो इसको 17 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और 17 पार्ट्स आपको ना एटलीस्ट उनके टाइटल्स पता होने चाहिए कि पहला क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। तो ये कुछ कुछ वैसे इंपॉर्टेंट है, 5-10 इंपॉर्टेंट है, पर अगर आप चाहोगे तो मतलब वैसे तो मैं आपसे ही बोलूँगा कि आपने इसकी एक टेबल बना लीजिए। अगर इंटरनेशनल लॉ आपका सच में इतने मार्क्स का रखता है वेटेज आपके एग्जाम में, तो आप इसकी एक टेबल बना सकते हो, उसमें लिख लीजिए पार्ट 1 ये, पार्ट 2 ये, ऐसे करके 17 चीज़ें बस आपको ईजिली याद हो जाएगी, ठीक है। तो 17 पार्ट्स हैं इसमें। नाउ नेक्स्ट इज द ब्रेथ ऑफ द टेरिटोरियल सी अंडर यूएन क्लॉज। अब इसमें ब्रेथ ऑफ द टेरिटोरियल सी क्या बताई गई है, तो आप गैस कीजिए, 6 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स, 24 या फिर 200 नॉटिकल माइल्स। ब्रेथ ऑफ द टेरिटोरियल सी, तो टेरिटोरियल सी क्या होता है,
एक कंट्री का लैंड बॉर्डर ख़त्म हुआ, वहाँ पहले वो अपनी बेस लाइन खींचेगा। बेस लाइन खींचने के दो तरीके हैं, मैंने वीडियो में बताया हुआ है। उसके बाद उसकी बेस लाइन अगर खिंच गई, वहाँ से वो अपने टेरिटोरियल सी काउंट करेगा, जिसमें वैसे ही लॉज लगेंगे जो उसके लैंड बॉर्डर में लगते हैं। मतलब कंप्लीट कंट्रोल किसका रहेगा? उस नेशन का ही रहेगा जिसका वो एडजेसेंट है, ठीक है। तो ये इसकी ब्रेथ कितनी डिसाइड की गई है कि कितने डिस्टेंस तक उसका ही समुद्र माना जाएगा, उसके लॉज लगेंगे। तो इसका आंसर आई गेस आपने कर लिया होगा, 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या है? ब्रेथ ऑफ द टेरिटोरियल सी इसमें बताई गई है। और 12 नॉटिकल माइल्स क्या है? एक अपर लिमिट है, मतलब इससे कम भी हो सकता है। अगर दो देशों के बीच में समुद्र की सीमा ही इतनी नहीं है, इतना एरिया ही नहीं है समुद्र का कि वो 12-12 बांट सके, तो फिर कम ही होगा, ठीक है। अगर 20 है तो 10-10 रखेंगे। तो ये चीज़ें हैं। नाउ द कॉन्टिग्यूअस जोन एक्सटेंड अप टू, अब ऐसे ही कॉन्टिग्यूअस जोन को कहाँ तक एक्सटेंड किया गया है? 24 नॉटिकल माइल्स। लेकिन 24 कहाँ से? फ्रॉम द बेस लाइन। तो जहाँ पे टेरिटोरियल से खत्म होता है, अगर वहाँ से काउंट करें तो नेक्स्ट 12 माइल्स तक और क्या है? कॉन्टिग्यूअस जोन है, ठीक है। नाउ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ जिसे हम बोलते हैं, एक्सटेंड्स अप टू, ये कहाँ तक जाता है? ये जाता है 200 नॉटिकल माइल्स तक। और कहाँ से? ये कहाँ से काउंट हो रही है? सारी चीज़ें बेस लाइन से काउंट हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। नाउ द UN क्लॉज रिप्लेस विच अर्लियर कन्वेंशंस, इससे पहले जब ये अडॉप्ट किया, इससे पहले कुछ तो कन्वेंशन रहे होंगे, क्योंकि समुद्र तो पहले से है। तो कौन सी कन्वेंशन थी जिससे वो गवर्न होते थे? समुद्र पहले किससे गवर्न होता था? जेनीवा कन्वेंशन 1958, हेग कन्वेंशन, रियो डिक्लेरेशन या स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो इसका आंसर होगा जेनीवा कन्वेंशन, ठीक है। तो जेनीवा कन्वेंशंस भी बहुत सारी हुई थी, वो उनमें जो भी है मतलब वो सारी ही फिर रिप्लेस हो गई, क्योंकि एक ही बन गया। क्या बन गया? UN क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज, ठीक है। नाउ द इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी वॉज क्रिएटेड बाय ISA। देखो, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी की भी इसमें बात की गई है। वो इसमें क्रिएट किया गया किस पार्ट के अंदर? तो मैंने बताया इसके 17 पार्ट्स हैं, तो किसी ना किसी एक पार्ट में तो होगा। पर सिर्फ स्पेसिफिक इसी का क्वेश्चन क्यों पूछा, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी का? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब आप पढ़ेंगे ना, अब आप जैसे वीडियो देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, आपके डाउट्स क्रिएट होंगे, आप उसको सर्च करेंगे तो कुछ आपको गूगल पे मिलेंगे, बहुत सारे मेरी वीडियोस में कवर है, तो आपको पता चलेगा कि इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी मतलब एक ऐसी अथॉरिटी इसमें बनाई गई है जो कि निगरानी भी रखेगी सारी कंट्रीज़ पे, और अगर कोई ज़्यादा यूज़ करता है तो उससे इंटरेस्ट भी लिया जाता है, पैसे का भी लेन देन। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी की इसमें बताई गई है। आपको अगर इसमें कोई डाउट होता है, अगर आप इसकी एक वीडियो चाहते हैं तो आप मतलब बता सकते हैं कॉमेंट में, मैं ले आऊँगा। तो ये किस पार्ट में है, पहले तो ये बात करते हैं। ये है पार्ट नंबर 11 में, ठीक है, ऑफ UN क्लॉज। नाउ नेक्स्ट इज द एरिया अंडर अनक्लॉज रेफर्स टू। अब एरिया अंडर अनक्लॉज किससे दर्शाया जाता है? ये है अपना डीप सी बेड बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के बाद जो भी डीप सी बेड है उसको हम इसमें एरिया उसे रेफर करते हैं, ठीक है। नाउ द एरिया एंड इट्स रिसोर्सेज आर डिक्लेयर्ड एज, एरिया एंड इट्स रिसोर्सेज को क्या डिक्लेयर किया गया है? आर डिक्लेयर्ड एज कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड बोला गया है इसमें, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, सभी के लिए एक समान है और कॉमन हेरिटेज है सबकी। तो ये इसमें बोला गया है, ये वर्ड आपको याद रखना है, ओके। नाउ द 12th क्वेश्चन इज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सटेंड्स अप टू। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ तक एक्सटेंड होता है? ये होता है 200 नॉटिकल माइल्स और मोर, अप टू 350 भी ये जा सकता है। एंड इन सम केसेस, मतलब अगर मान लो समुद्र की सीमाएं बहुत सारी है, जैसे हमारे इंडिया की जो लैंड बॉर्डर्स खत्म होते हैं वहाँ पे हम देखते हैं नीचे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, बहुत सारा हमारे पास नीचे बहुत सारा समुद्र है, तो हमारा 350 नॉटिकल माइल्स भी जा सकता है। अगर किसी भी और कंट्री का कोई भी आपत्ति नहीं है तो फिर वो जा सकता है, ठीक है। पर 200 तो जाएगा, उसके आगे आप जाता है तो फिर वो चीज़ें आपको परमिशन लेनी पड़ती है और उसका इंटरेस्ट जो भी रिसोर्स आप यूज़ कर रहे हो वो चीज़ें आपको बतानी पड़ती है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन 200 तक तो आपका ही है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। द इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सीज, ये एक बना हुआ है जो कि अगर कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो वो देखता है। तो ITLOS कहाँ लोकेट है? जेनीवा, हैम्बर्ग, द हेग, न्यूयॉर्क। देखो हेग में तो क्या है, ICJ है, आपको पता है। जेनीवा, हैम्बर्ग या न्यूयॉर्क या फिर हेग कहाँ है? ITLOS, तो ये कहाँ है? हैम्बर्ग जर्मनी में, ठीक है। तो ये इसका कहाँ है? हेडक्वार्टर है, ओके। नाउ हाउ मेनी जजेस आर देयर इन ITLOS? हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का तो पता है, ICJ का है, लेकिन ITLOS का नहीं पता। समुद्र में कुछ भी पंगा हो जाएगा तो आप ज़रूरी नहीं है आप डायरेक्टली ICJ नहीं जाओगे, आप वहाँ के ट्राइब्यूनल पे जाओगे, ITLOS पे जाओगे जो कि जर्मनी में है।
अब वहाँ का थोड़ा सा पैटर्न आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ कितने जजेस बैठते हैं इस ITLOS में, आप बताओगे ये कितने हैं, 21, ठीक है। तो 21 जजेस होते हैं, किसी भी एक स्टेट के 2 जज नहीं हो सकते, वो तो चीज़ें सारी सेम रहती है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लो, मैं लिख के लाया वैसे, द इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सीज 21 जजेस हैं। दीज जजेस आर इलेक्टेड बाय द स्टेट पार्टीज टू द कन्वेंशन फॉर अ 9-year टर्म। सेम है, टर्म तो सेम है ICJ में, यहाँ पे भी 9 साल का टर्म है, विद इलेक्शंस हेल्ड एवरी 3 years में इलेक्शन होगा टू इंश्योर अ रोटेशन ऑफ 7 जजेस, क्योंकि फिर 1/3 जज रोटेट होते रहेंगे। तो इस तरीके से 3-3 साल में क्या है, इनका होता रहता है रोटेशन। अब मैंने वो आपको बता ही दिया कि किसी भी एक स्टेट में से 2 जजेस नहीं हो सकते, एक तो ज़रूर हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। विच पार्ट ऑफ UN क्लॉज डील्स विद डिस्प्यूट सेटलमेंट। अब डिस्प्यूट सेटलमेंट वाला कौन सा पार्ट है, तो ये है आपका पार्ट नंबर 10 और 15, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और मैं तो यही कहूँगा दोबारा से कि पार्ट्स के आप एक चार्ट बना लीजिए, तो 17 पार्ट्स आपको याद हो जाएंगे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैरीटाइम जोन अंडर UN क्लॉज। अब UN क्लॉज में मैरीटाइम जोन्स बताए गए हैं, तो इन चारों में से कौन सा जोन नहीं है, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिगुअस जोन, लैंडलॉक जोन या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसका आंसर आप कमेंट में कीजिए, ठीक है। आप पॉज करके कमेंट में कर सकते हैं, क्योंकि देखो अब मैं बता दूं, टेरिटोरियल सी हमें पता है होता है 12 नॉटिकल माइल्स, कॉन्टिगुअस जोन हमें पता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमें पता है, लैंडलॉक जोन क्या होता है ये कुछ नहीं है भाई, तो ये इसमें कवर नहीं है, ठीक है। नाउ 17th क्वेश्चन इज UN क्लॉज वॉज नेगोशिएटेड ड्यूरिंग विच कॉन्फ्रेंस। कौन सी कॉन्फ्रेंस में UN क्लॉज बना, क्योंकि कॉन्फ्रेंस तो पहले चल रही थी, बहुत सालों से चल रही थी, लेकिन कुछ एक ऐसा बॉडी बना नहीं पाए थे हम, एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए थे कि चलो यार ऐसा कुछ बनाते हैं। तो वो कौन सी कॉन्फ्रेंस रही होगी जब UN क्लॉज की बात पक्की हो गई कि भैया अब तो बनेगा। तो सबको लगता है कि यार लास्ट वाली ही होगी, क्योंकि उसके बाद कॉन्फ्रेंस बंद कर दी होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसका है UN क्लॉज 3rd कॉन्फ्रेंस, 1973 से लेके 82 तक ये चली थी, और 82 में ये बन गया था। फिर चौथी क्यों हुई, आपको यार 3 हो गई, बन गया, तो चौथी इसलिए हुई क्योंकि रेटिफाई तो हुआ नहीं था, तो बहुत सारे डाउट्स थे, तो इसलिए चौथी बाद में हुई है। तो ये है तीसरे में नेगोशिएट हुआ था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाई सीज आर ओपन टू। हाई सीज किस किस के लिए खुले हुए हैं। हाई सीज कोस्टल स्टेट्स के लिए ही खुले हैं। कोस्टल स्टेट्स मतलब जिन देशों के पास अपना समुद्र है। अपना समुद्र का मतलब क्या है, अपना समुद्र का मतलब है कि अपने लैंड एरिया से टच करता हुआ समुद्र, जैसे इंडिया के पास है, ठीक है। लैंड लॉक्ड स्टेट्स मतलब जिनके पास अपना समुद्र नहीं है, जो कि चारों तरीके से किसी और कंट्री से घिरे हुए हैं, तो वो हो गया लैंड लॉक्ड। ऑल स्टेट्स सभी के लिए खुला है हाई सीज, या फिर किसी के लिए नहीं खुला है, सबके लिए बंद है। तो इसका बहुत ही बेसिक आंसर है सभी स्टेट्स। हाई सीज है ना वो, तो वो सबके लिए ही एक बराबर खुला है, चाहे आपके पास समुद्र हो या फिर ना हो, ठीक है। नाउ द 19th क्वेश्चन इज द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन प्रिंसिपल अप्लाइज टू। अब ये किस पर लगता है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है आपके पास, ये प्रिंसिपल किस वाले जोन पर लगता है, EEZ, हाई सीज, कॉन्टिगुअस जोन या फिर टेरिटोरियल सी। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, सोचिए। तो ये किस में लगेगा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बात करी कि कोई भी स्टेट हो वो फ्रीली घूम सकता है हाई सीज में, तो वो हो गया ना फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, आपको हाई सीज में ही मिलेगा, और कोई भी स्टेट घूम सकता है यहाँ पे। UN क्लॉज रिकॉग्नाइजेज आर्किपेलाजिक स्टेट्स अंडर। कौन से पार्ट में इसको डिफाइन किया गया है, तो इसका आंसर होगा पार्ट नंबर 4। ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, लेकिन आपको सारे पता होने चाहिए, बहुत ही बेसिक है। 5-7 तो बेकार से हैं, वो आपको ऐसे याद हो जाएंगे। उसके बाद बचेंगे मोटे मोटे 10, तो वो आप याद कर सकते हैं। आप चाहते हो उसमें भी वीडियो बना दूं तो यार बता दो कमेंट में, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बना दूंगा, आपको 10-15 मिनट में रटवा दूंगा सारे, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 21 इज विच कंट्री हैज़ नॉट रेटिफाइड UN क्लॉज। भाई ऐसी कौन सी ढीठ कंट्री है जिसने UN क्लॉज रेटिफाई नहीं किया, और वो बहुत ही बड़ी कंट्री है, और बहुत ही मतलब इसकी वजह से UN क्लॉज में एक सेटबैक भी बैठा, पर वो अलग चीज़ है। लेकिन UN क्लॉज अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन कौन सी कंट्री है जिसने धोखा दिया और रेटिफाई नहीं किया इसे, इंडिया, चाइना, USA या जापान। तो इसमें आई गेस आपने ये आंसर गेस कर लिया होगा। ये जो कंट्री है ये है USA, ठीक है। तो USA ने क्या किया, इसको रेटिफाई नहीं किया। जो 60 कंट्रीज परमिशन थी ना, अब तो बहुत ज़्यादा है, अब तो 129 या समथिंग ऐसे, अब तो बहुत ज़्यादा पहुंच चुकी है, लेकिन US ने इसे रेटिफाई नहीं किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस लाइन्स आर ड्रॉन अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल। अब जो मैंने बेस लाइन की बात करी कि सारी कंट्रीज लैंड बॉर्डर, क्योंकि किसी के जिगजैग है, किसी के लैंड बॉर्डर्स अलग अलग है जहाँ पे समुद्र स्टार्ट हो रहा है, तो एक बेस लाइन का फॉर्मूला लाए थे कि बेस लाइन बनाओ, ठीक है, वहाँ से काउंट होगा 12 नॉटिकल माइल्स।
या फिर जो भी चीज़ें काउंट होगी वहीं से काउंट होगी। अब ये कौन से आर्टिकल में इसमें मेंशन किया गया है, तो उस आर्टिकल का नाम है भैया आर्टिकल नंबर 5 में ये मेंशन है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूएन क्लॉज रिकॉग्नाइजेज द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज। अगर आप गलती से इनोसेंट पैसेज का मतलब है कि आप गलती से आ गए, फिर आप बता दोगे कि यार मैं तो गलती से आ गया क्योंकि मुझे पता नहीं था, और राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज मिल जाता है कहाँ और कहाँ, ये कहाँ पे चाहिए होगा, पहले ये सोचो, आंसर छोड़ो, पहले ये सोचो इनोसेंट पैसेज आपको कहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा कि अरे सॉरी 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 मैं तो गलती से आ गया। आप वहीं पे तो प्रूफ करोगे जहाँ पे आने में कुछ बाधाएं होगी, जहाँ पे मना किया है, जहाँ पे नो एंट्री लिखी है, वहीं पे तो आप कहोगे कि भैया सॉरी 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 मैं गलती से आ गया। अगर वो फ्री जगह है तो आप घूमो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखो कि वो चीज़ में कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन होगी सबके जाने में। तो वो कौन सा हो सकता है? हाई सीज में कोई रिस्ट्रिक्शन है? बिल्कुल नहीं, वहाँ तो राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज का मतलब ही नहीं है, आप खुला घूमो। EEZ में भी सब जा सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, आपको धंधा करना है, शिप्स जानी है, सब वहीं से जाती है। टेरिटोरियल सी या फिर कॉन्टिगुअस जोन, तो ये चीज़ें आप बताओगे। कॉन्टिगुअस जोन में भी स्टेट का उतना कंट्रोल नहीं रहता है, ऑल्दो पूरा कंट्रोल है लेकिन आना जाना चलता है। लेकिन जहाँ पे मनाही होती है वो है टेरिटोरियल सी, और अगर आप वहीं पे आ गए हो तो आप राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज मांग सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, टेरिटोरियल सी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द फ्रीडम ऑफ हाई सीज। कौन सा आर्टिकल कहता है कि हाई सीज में सबके लिए फ्रीडम होगी? ये आपको याद रखना चाहिए, ये है आर्टिकल नंबर 87। नाउ पायरेसी अंडर यूएन क्लॉज इज डिफाइंड इन, पायरेसी कहाँ डिफाइन है? पायरेसी डिफाइन है आर्टिकल 101 में, ठीक है। विच प्रिंसिपल अप्लाइज टू द सी बेड बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। अब कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है टू द सी बेड बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड जो सी बेड है उसमें कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है? सोवर्निटी, कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, एक्सक्लूसिव कंट्रोल या फिर प्रायर अप्रोप्रिएशन। इसका आप देखो आंसर देखो, क्वेश्चन समझो पहले क्या बोल रहा है। कोई भी क्वेश्चन हो ना तो पहले समझ लेना, ये कह रहा है कि जो नेशनल जुरिस्डिक्शन के बाहर का जो सीबेड है, पूरा समुद्र का एरिया आप मान लो, या फिर समुद्र के नीचे का जो होता है ना बेड, तो वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो वो जो एरिया है उसमें कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? क्वेश्चन नहीं बता दिया कि नेशनल जुरिस्डिक्शन के तो बियॉन्ड हो गया, तो किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट का तो लगेगा नहीं, तो सॉवर्निटी का कोई मतलब नहीं है। सेकंड इज एक्सक्लूसिव कंट्रोल, कोई कैसे अपना सकता है? जब नेशनल जुरिस्डिक्शन के बाहर है तो किसी का भी एक्सक्लूसिव कंट्रोल नहीं होगा। नाउ प्रायर अप्रोप्रिएशन, पहले से ही बांट के रखा है कि तेरा इतना मेरा इतना, ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स हैं और सबका अलग अलग, क्योंकि सबका एरिया अलग अलग है, सब अलग अलग जोन से आते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। नाउ बच गया कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड है, जो कि होता ही है। यूएन क्लॉज में पहले हम पढ़ चुके हैं सेकंड थर्ड क्वेश्चन में कि कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड पे काम करता है, कि सभी के लिए खुला है, ठीक है। नाउ 27th क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। द डीप सीबेड माइनिंग प्रोविजंस आर गवर्न्ड बाय। अब इनके जो प्रिंसिपल है, आपको डीप सीबेड माइनिंग जो भी करनी है उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं उनको कौन गवर्न करता है? ITLOS, ISA, IMO और यूनेस्को। अब आप कहोगे यार सबकी तो फुल फॉर्म भी नहीं पता है। फुल फॉर्म जिसकी नहीं पता है वो कमेंट में आप बताना, और अगर आपको चारों की फुल फॉर्म पता है तो आप इनकी ऐसी आप लिख के दिखाएंगे कि ITLOS डैश करके लिखना है इसकी क्या फुल फॉर्म है, और आप लिखोगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगी और बाकियों को भी हेल्प मिलेगी जिनको शायद नहीं पता है, ठीक है। तो जो वीडियो में यहाँ तक पहुँचे उनकी आप हेल्प कर सकते हैं बाकियों की, अगर आपको पता है तो। यूनेस्को की फुल फॉर्म मोस्टली सबको पता होनी चाहिए, और वैसे कॉमन वर्ड है, नहीं भी पता है तो आप फिर भी आपको यार पता तो होनी चाहिए यार, नहीं पता है कोई ऑप्शन नहीं है वैसे तो, ठीक है। तो ITLOS इसके बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं, ISA, IMO ये दो चीज़ें मेन है। तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल लगता है? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का लगता है। लो एक फुल फॉर्म यहीं पे सामने आई गई पहले, ISA इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ही प्रोविजंस इसके गवर्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ CLCS इज स्टैब्लिश अंडर। कौन से आर्टिकल एनेक्जर में इसको स्टैब्लिश किया गया? ये है एनेक्जर नंबर 2। ये आप याद रखोगे, आप लगोगे यार ऐसा क्वेश्चन कहीं नहीं पूछा जाता, लेकिन ये अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ता है क्वेश्चन का तो ये चीज़ें आ जाती है। द कमीशन ऑन लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ की कितनी लिमिट होगी, जो वो कमीशन था उसको किसके अंदर स्टैब्लिश किया गया? तो एनेक्जर नंबर 2 है, यूएन क्लॉज का एनेक्जर नंबर 2 है, उसमें उसको कमीशन को स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू मैरीटाइम डीलिमिटेशन में भी रेफर टू। अब डिस्प्यूट होता है कुछ भी मैरीटाइम डीलिमिटेशन को लेके, ये सारी चीज़ों को लेके, बाउंड्रीज को लेके, कहाँ जाओगे? ICJ पहुँचोगे सीधा? नहीं। ITLOS जाओगे, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जाओगे, या फिर कहीं भी जा सकते हो,
वैसे तो देखो, चलो पहले आंसर देख लो फिर समझाता हूँ। कहीं भी जा सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको चॉइस है कि ट्रिब्यूनल जाओ, आईसीजे जाओ, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आपने बनाया है तो वहाँ जाओ, कहीं भी जाओ। लेकिन जो इनके मेन डिस्प्यूट के लिए बना हुआ है, जो जर्मनी में है, जिसके बारे में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं क्वेश्चन में, वो है ITLOS। आप वहाँ जाना प्रिफर कर सकते हो, कोई आपको बाउंड नहीं कर सकता कि आप वहीं जाओ। जो भाई जो आपके पास पड़ रहा है, जो आपको सही लग रहा है वहाँ चला जाओ, ठीक है। तो ये हो गया 29th क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज इंडिया रेटिफाइड UN क्लॉज इन। बहुत अच्छी बात है भाई, USA ने तो आज तक नहीं किया, ठीक है, इंडिया ने किया कि नहीं किया ये बताओ। पहली बात तो ये है कि इंडिया ने किया, और कब किया, रेक्टिफाई की बात हो रही है। कंसेंट तो पहले दिया आया, लेकिन रेटिफिकेशन हमने कब करी है, 1991 में करी है, ठीक है। तो ये आया कब, ये आपने देख ही लिया है कब आया। तो ये है अपना पूरा 30 क्वेश्चन का ये कंक्लूजन, ये UN क्लॉज के ऊपर था। अगर आपको किसी और टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।